मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आपको पता ही है कि आज से 50 साल पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश में आपातकाल लगा दिया था। और आपातकाल में सारी चीजें, मतलब सारे नागरिक अधिकार बंद रोक दिए थे। और कई तरह की जातियां की, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया, लाखों लोगों को बल्कि। और बड़े बड़े नेता, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और मधुलिमय और ऐसे कई लोग जो थे उनको गिरफ्तार किया। और आरोप यह लगाया कि ये देशद्रोही है। मतलब जिस आदमी ने पूरा जीवन देश देश के लिए दे दिया, उसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो देशद्रोही है। तो ये एक बहुत ही भयानक चित्र था। दरअसल बात ये थी कि उन दिनों इंदिरा गांधी की सत्ता जो है हिली हुई थी। और इसलिए हिली हुई थी, एक तो ये था कि 1972 में वो, मतलब 71 में तो देश को, पाकिस्तान को दो टुकड़े किए और उससे उनकी जो है ख्याति बहुत बढ़ी। नेशनलाइजेशन किया और पेपर्स बंद किए राजा महाराजाओं के, उससे उनकी ख्याति बढ़ी। वो चुनाव जीत गए उससे। लेकिन बाद में उनके जो कामकाज थे वो बहुत ही जनता विरोधी थे। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी, उद्योग धंधे ठप हो रहे थे। और जगह जगह मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1973 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, वो रिटायर्ड हो रहे थे, सीख रही, तो 3 जजों को बाईपास करके एन राय को बनाया था। तभी से लग गया था कि ये जो है, मतलब सारे जुडिशरी पे भी कब्जा करना चाहती है और एक छत्र राज अपना चाहती है, जैसे अभी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो उसी तरह से उन्होंने किया था। और 74 में जॉर्ज फर्नांडिस ने जो रेल हड़ताल की, उसने इनकी चूल्हे हिला दी। फिर राजनारायण जी ने जो रायबरेली लोकसभा से चुनाव लड़ा था इनके खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, और वो हाई कोर्ट में उन्होंने इनके खिलाफ पिटीशन लगाई थी। चुनाव अवैध तरीके से चुनाव जीता गया इसके ऊपर। और जगमोहन लाल सिन्हा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस बात को मान लिया और राजनारायण के पक्ष में फैसला दे दिया। तो इंदिरा गांधी की को इस्तीफा देने की स्थिति बन गई थी। तब सिद्धार्थ शंकर रे और बंसीलाल और ऐसे विद्याचरण शुक्ल और संजय गांधी और इन सब ने उनको कहा कि आप जो है इस्तीफा न दें और इमरजेंसी लागू। तो इमरजेंसी लागू कर दी। रात में इमरजेंसी लागू की, सुबह तक सारे नेता गिरफ्तार हो गए। और इस तरह से जो है पूरा, तो बहुत ही दमन उस समय किया। ये एक पक्ष है। और आज का जो माहौल है वो किसी भी तरह से उससे इतर नहीं है। आज भी इंदिरा गांधी, उस समय 352 का, अनुच्छेद 352 का को आधार बना करके कॉन्स्टिट्यूशनली आपातकाल लगाया था। लेकिन आज बिल्कुल अवैध तरीके से आपातकाल लगा हुआ है। आज भी उसी तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। यूएपीए और ऐसे कानूनों में लोगों को फंसा करके और जेल में डाला जा रहा है, जिनकी बरसों तक सुनवाई नहीं हो रही है। आरोप भी सिद्ध नहीं हो रहे हैं, आरोप लग ही नहीं रहे, मतलब। और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो इन सब बातों को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ आज चर्चा में हैं शंकरलाल जी चौधरी, जो भाकपा माले के राजस्थान के सेक्रेटरी हैं। और हमारे प्रोफेसर चंडालिया हैं, जो संजीव कॉलेज में, मतलब जनार्दन राय विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे अंग्रेजी विभाग में। और हमारे साथ पिछले 30-35 सालों से काम कर। और
तो मैं ये मेरी बात खत्म करते हुए अ, आगे बात बढ़ाता चलाता हूँ। और उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी इसके को सब्सक्राइब करने के लिए भेजें, बोलें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करें। तो पहले मैं चौधरी साहब आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आपको मतलब ये क्या रिलेवेंस लगता है कि उस समय तो इंदिरा गांधी ने लॉजिकली मतलब संविधान का सहारा लेकर के और आपातकाल घोषित किया, और घोषित करने के बाद जो प्रोविजंस हैं संविधान में, मतलब 352 में, अनुच्छेद 352 में कि भी उसमें नागरिक अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे, और ये मतलब कोई वो करेगा, हड़तालें वड़तालें करेगा तो उसको रोक देंगे, जो भी। लेकिन अभी तो कोई वो वैसा कुछ नहीं है। कोई वो 352 तो खत्म ही कर दिया शायद। अब उसके बाद ही जनता राज आया था, उस समय ही खत्म हो गया था कि अब कोई जो है वो हड़ताल वड़ताल, ये मतलब आपातकाल नहीं लगा सकता, आंतरिक आपातकाल। लेकिन अभी भी आप क्या कैसे देखते हैं इस स्थिति को उस रेफरेंस में और आज की स्थिति? धन्यवाद हिम्मत जी। इधर आ जाए। आपने ठीक ही कहा कि 1975 में, आज से 50 साल पहले, इस देश ने देखा कि एक प्रजातंत्र के अध्याय में काला अध्याय जुड़ा, और वो निश्चित रूप से हिंदुस्तान की अधिकांश जनता और वो जो राजनीतिक शक्तियां हैं, चाहे वो लेफ्ट की हों चाहे राइट की हों, वो इसी तरह से सोचती हैं कि अपनी सत्ता बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने ये सब किया। हालांकि कांग्रेस के लोगों का अपना ये कहना है कि वही ताकतें जो आजादी के टाइम में, खासतौर से आरएसएस वाले जो ताकतें हैं, जो सामंती ताकतें थी, और जो एक तरीके से इंग्लैंड और अमेरिका से प्रेरित रही हैं, वो उस वक्त देश का विखंडन किया, और बाद में वो अस्थिरता, क्योंकि कुछ नीतियां इंदिरा गांधी ने इस तरह की बनाई थी जो समाजवादी ढंग की नीतियां लग रही थी, और इसलिए वो कहते हैं कि इससे घबरा के और एक माहौल देश में उन शक्तियों का उपयोग करवा के विदेशी शक्तियों ने देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की थी, और इसलिए इंदिरा गांधी ने लगाई थी। लेकिन निश्चित रूप से वो अगर उसको विश्लेषित करके देखें तो ये है कि वो तो बहुत दिनों से चल रहा होगा, लेकिन असल में 12 जून को जब उनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया जिसमें उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था, उसके बाद ही ये परिस्थिति बनी, और वो तात्कालिक कारण था। और इसलिए वो कुछ भी जस्टिफिकेशन दें, वो निश्चित रूप से इमरजेंसी उन्होंने अपने हित के लिए लगाई, ये बात बहुत सुस्पष्ट है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। एक तो बात ये बहुत साफ है। और बाद में इंदिरा गांधी ने खुद ने माना 21 महीने की उसके बाद में कि हमसे ये गलती हुई और हम दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे, ये बात भी रिकॉर्ड पे है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है किसी तरह का। लेकिन आज 50 साल बाद जब हम ये सारी स्थिति देख रहे हैं, तो हमको लगता है कि देश में वो लोग जो उन्हीं नीतियों पे चल रहे हैं, वो भी इस इमरजेंसी को याद करते हुए कह रहे हैं कि उसको भूलना नहीं है। वो दूसरा, हमारी देश जैसी ताकतें हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो सजग नागरिक हैं, या ऐसे संगठन हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं जो हमेशा प्रजातंत्र के लिए चिंतित रहती हैं, उनको बनाए रखने के लिए, संविधान के लिए, वो भी इसको मना रही है, एक तरीके से उसको याद कर रही है। और वो याद हम इसलिए कर रहे हैं बेसिकली कि ये जो एक संविधान और प्रजातंत्र पे जो संकट आया था वो फिर कभी नहीं आया। लेकिन आज हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा, कि उस वक्त तो वो संविधान के प्रावधानों का उपयोग करते हुए भले ही उन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए वो सब किया, लेकिन आज तो चुनौती उससे भी भारी है। आज उस तरह की कोई परिस्थिति, उस तरह के संविधान का कोई उल्लंघन नहीं करते हुए संविधान को बिल्कुल ताक पे रख के संविधान विरोधी काम हो रहे हैं, प्रजातंत्र विरोधी काम हो रहे हैं, एक के बाद एक। हम देख रहे हैं कमिटेड जुडिशरी तैयार कर ली, जो बातें मतलब जैसा भी मीडिया है उसके माध्यम से जो बातें सामने आ रही हैं, उससे ये कुल मिला के ये लग रहा है कि आज जो है वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। और आज
मतलब बिना इमरजेंसी डिक्लेयर किए, बिना किसी तरह का संवैधानिक अधिकारों को मुअत्तल किए नागरिक जो है वो एक तरीके से अधिकार विहीन महसूस कर रहे हैं। चाहे जब जो सरकार का विरोध करने वाला है, गरीब के पक्ष में जो खड़े होने वाला है, उसके लिए कोई बोलेगा तो उसको आज का यूएपीए जो मीसा से भी खतरनाक है, तो इंदिरा गांधी ने यूज किया था मीसा कानून, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हमने देखा कि आदिवासियों के लिए बोलने वाले 8-8, 10-10 जो बुद्धिजीवी थे, जो सुचिंतित बुद्धिजीवी थे और जिनकी देश विदेश में प्रतिष्ठा थी, उनको बिना किसी कारण 6-6 महीने तक के लिए, 2-2, 3-3 साल तक के बिना किसी कोई एक जमानत के उनको अंदर बंद कर दिया। और यहां तक कि स्टेन स्वामी जैसे आदमी को, जो इतने वृद्ध थे, जिससे किसी तरह का कोई खतरा उनकी सत्ता को नहीं हो सकता था, केवल ये था कि वो आदिवासियों के पक्ष में आवाज उठा रहे थे, तो ऐसे लोगों को जेल में पीने तक, स्ट्रो तक नहीं दिया। मानी ये सत्ता भय पैदा करना चाह रही है और भय पैदा कर दिया, और भय पैदा करके आज ये स्थिति कर दी है कि भले इमरजेंसी नहीं लगाई, लेकिन अघोषित रूप से पिछले 11 साल से इस देश में एक इमरजेंसी की स्थिति बनी हुई है और उसके चलते बहुत सारे लोग भयभीत है। यहाँ का पूंजीपति वर्ग हो, वो भी भयभीत है, यहाँ की जुडिशियरी है वो भी भयभीत है। लेकिन इस भय का मूल कारण, इसका जो असली मकसद है वो ये है कि कॉरपोरेट पूंजी को अकूत मुनाफा कमाने का मौका दिया जाए, मजदूर किसान जो है उसके खिलाफ कानून बना के उनको एक तरीके से निहत्थे करके उनका अंतहीन शोषण किया जाए, और उसके खिलाफ कोई बोले नहीं, बोलने वालों के खिलाफ अगर किसी ने बोला तो उसको जेल में सीधा भेज दिया जाएगा। तो एक तरीके से अघोषित इमरजेंसी है, और जो लोग ये इमरजेंसी की याद दिलाना चाहते हैं वही इमरजेंसी जिससे भी खराब स्थिति में देश को पैदा कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोगों को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। यही मेरे ख्याल से इसका आज याद करने का रेलेवेंस है। बस मैं यही बात कहना चाहता हूँ। सर दरअसल जो है, आप जो कह रहे हैं कि आरएसएस वाली ताकतें थी, तो आरएसएस वाली ताकतों ने तो इमरजेंसी का समर्थन किया था, और बाला साहब देवरस ने चिट्ठी लिखी थी कायदा इंदिरा गांधी को कि हम जो है आपके 20 सूत्री कार्यक्रम और संजय गांधी के 5 सूत्री कार्यक्रम को समर्थन करते हैं, और माफी मांग करके ये लोग सब बाहर आए थे। इसलिए उनका तो कोई रिलेवेंस है ही नहीं। ये तो अब सत्ता में है इस समय, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आरएसएस के लोग जितने जेल में गए थे वो सब माफी मांग मांग करके छूट के आ गए। दरअसल उस समय भी मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्टों ने ही सबसे ज्यादा इमरजेंसी का विरोध किया था और लोकतंत्र बचाने का काम किया था। खैर, चनालिया जी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकांश बातें तो चौधरी साहब ने कह दी है और उन सबका समर्थन मैं भी करता हूँ। इसके अलावा कुछ उनको दोहराने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। आपातकाल जैसा कदम किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं हो सकता, ये हम सभी जानते हैं और मानते हैं। मैं कुछ अलग बातें कहना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी का या उनके पूरे कार्यकाल का मूल्यांकन किसी भी एक घटना से करना मेरे ख्याल से उचित नहीं। आपातकाल एक गलत कदम था, उसकी निंदा हम सभी करते हैं और आज उसको याद भी कर रहे हैं। लेकिन ये भी याद रखना पड़ेगा कि संविधान के अंदर समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों का प्रिएम्बल में जो शामिल करने का काम था वो भी तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने किया। ये भी याद रखना पड़ेगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये भी याद रखना पड़ेगा कि देश में अनेक बड़े बड़े संस्थान खासतौर से पब्लिक सेक्टर में उस समय बने। ये सब बातें कांग्रेस के समर्थन में नहीं कह रहा हूँ मैं, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज उन सारे संस्थानों को निजी हाथों में बेचने का काम ये सरकार कर रही है। ये सरकार धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को संविधान से हटाने की कल्पना कर रही है और व्यावहारिक रूप से इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में ये कदम न सिर्फ बढ़ा रही है, बल्कि ऐसे अनेक इनके जो संगठन हैं, इनको हम बिरादराना संगठन भारतीय जनता पार्टी के कह सकते हैं, उनके अनुषांगिक संगठन है, वो विधिवत रूप से अनेक मंचों से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर चुके हैं। और जो संवैधानिक तरीके से निर्वाचित सरकारें हैं
उनके पदाधिकारी, उनके मंत्री ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं जहां हिंदू राष्ट्र बनाने की बात को मंच से कहा जा रहा है। तो जो संविधान का नाम लेकर के आज ये कह रहे हैं कि संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग करके आपातकाल लगाया गया और देश के नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित किया गया, वे तो पूरे संविधान को ही एक तरह से स्थगित करने या उसको ताक पर रखने का काम कर रहे हैं। इसलिए खतरा उस समय जितना था आज उससे ज्यादा बड़ा है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जिसको जानना और समझना जरूरी है, वो यह है कि आपातकाल में कांग्रेस के भी अनेक नेताओं को जेल में डाला गया। चंद्रशेखर जैसे बड़े नेता से उनको भी जेल में डाला गया। लेकिन आज के काल में जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, उन सारे अपराधों के बावजूद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के कारण न सिर्फ मुक्त हैं बल्कि उनका सम्मान किया जा रहा है। बिल्किस बानो का जिन लोगों ने बलात्कार किया, उनके परिवार के लोगों की हत्या की, उनको जेल से छोड़ करके उनका सम्मान किया जाना, मालाएं पहनाना, उनको मिठाई खिलाना, ये कौन से संवैधानिक कार्य है? बल्कि एक नई किस्म की तानाशाही आज देश में हावी है। और मैं तो ये मानता हूं कि आपातकाल में जो तानाशाही देश में आई, उससे ज्यादा खतरनाक तानाशाही इस समय देश में है। प्रेस से संबद्ध होने के कारण मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उस समय सेंसरशिप थी, जो कि एक स्टेट द्वारा एक थोपी गई सेंसरशिप थी। आज अखबारों के ऊपर नॉन स्टेट एक्टर्स ने एक नई किस्म की सेंसरशिप को थोप रहा है। वो बाजार की सेंसरशिप है, वो पूंजीपतियों की सेंसरशिप है। बड़े बड़े पेजेस के पेजेस विज्ञापनों से अखबार पटा रहता है, और जो धर्म और समाज का एक पेज कभी अखबारों में छपता था, आज 4 से 8 पेज उन्हीं सब बातों से भरे हुए। तो धार्मिक ध्रुवीकरण करने का काम समाचार माध्यमों के माध्यम से सरकारें कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उनके संगठनों के लोग कर रहे हैं। और ऐसा लगता है इस समय कि इस देश में कोई सामाजिक दूसरे संगठन काम नहीं कर रहे हैं, वही संगठन काम कर रहे हैं जो कि हिंदुत्ववादी विचारधारा से लैस। तो क्या ये बड़ा खतरा नहीं? आपातकाल अघोषित है, ये अनेक बार लोगों ने कहा है, राजनीतिक लोगों ने भी कहा है, मीडिया के लोगों ने भी कहा है। और मैं तो समझता हूं कि जिस तरीके का बर्ताव, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या उनके अन्य संगठनों के लोग हों, अल्पसंख्यकों के साथ कर रहे हैं, जिस तरीके से लिंचिंग हो रहा है लोगों का, सड़कों पर लोगों को घेर करके मारा जा रहा है, आप घर में क्या खा रहे हैं फ्रिज में से निकाल करके ऐसे लोगों को हत्या की जा रही, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये कौन सा संवैधानिक आचरण है? इन सब की तुलना में यदि आप आपातकाल को देखें तो आप पाएंगे कि वो एक लेसर इविल था। इविल तो था ही, लेकिन आज के दौर में जिस किस्म की नृशंसता है, जिस किस्म की निर्लज्जता है, वैसी शायद उस दौर में हमें देखने को नहीं मिली। लोग शर्म के साथ आपातकाल को याद करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया, इमरजेंसी के अंदर जेल में रहने के कारण वो अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर पेंशन ले रहे हैं सरकार से। ऐसा कौन सा आपने तीर मार लिया? ऐसी कौन सी सत्ता के विरुद्ध आपने संघर्ष किया कि आप पेंशन के हकदार हो गए? खुद ही अपने राज्य में अपने लिए पेंशन इकट्ठा करा। तो मुझे ये लगता है कि भारत में इस समय जो परिस्थितियां हैं और जो वैश्विक परिस्थितियां भी हैं, कि पूरी दुनिया में इस समय दक्षिण पंथ बहुत तेजी से उभर रहा है। वैश्वीकरण की बात की गई 1991 के आसपास, लेकिन आज पूरी दुनिया वापस एक अंध राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रही है। दुनिया में इस समय जो संघर्ष चल रहे हैं, चाहे वो ईरान पर इजराइल का हमला हो, यूक्रेन और रूस के संघर्ष हो, एक अंध राष्ट्रवाद का बहुत तेजी से उदय हुआ है। और भारत में भी वो ताकतें ताकतवर हो रही हैं जो इस अंध राष्ट्रवाद के फॉलोअर्स हैं, उसको मानने वाले हैं। तो अब खतरा बड़ा ये है कि आपको लोकतंत्र को बचाना है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए जिन संवैधानिक संस्थाओं की मौजूदगी इस देश में है, उन संस्थाओं को समाप्त करने, उन पर कब्जा करने और उनको नियंत्रित करने का काम इस समय सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विश्वविद्यालयों पर कब्जा कर लिया गया है। सारे कुलपतियों की नियुक्ति, असिस्टेंट प्रोफेसर तक की नियुक्ति
पूरी राजनीतिक विचारधारा से लेस लोगों की जा रही है। पाठ्यक्रमों में वैसे परिवर्तन किए जा रहे हैं जो कि हिंदू राष्ट्र की ओर देश को ले जा रहे हैं, और उन तत्वों को जो कि सेक्युलर चीजें हैं, जो इस देश के इतिहास को सही ढंग से लोगों के सम्मुख रखने का काम करती रही हैं। एनसीईआरटी जो कि एक आदर्श पुस्तक निर्माण की रचना की व्यवस्था थी, संस्था थी, उसमें भी कब्जा हो गया है और इस प्रकार की पुस्तकों की रचना की जा रही है जिससे एक खास हिंदुत्ववादी विचारधारा को प्रोत्साहन मिले। तो हम यदि आगे 50 साल की सोचे, पीछे के 50 साल तो ठीक है, आगे के 50 साल में हमें एक अंधेरा युग दिखाई देता है और हम इस देश में लोकतंत्र की दृष्टि से अगर देखें तो एक खतरनाक परिदृश्य हमारे सामने है। उस परिदृश्य को टालने के लिए, वैसा दुखद स्थिति न आए, इसके लिए देश भर के जो प्रगतिशील लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, जनवादी लोग हैं, जो जनतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनका एकजुट होना बहुत आवश्यक है। जनसंघ की क्या भूमिका रही, समाजवादियों की क्या भूमिका रही, इतिहास के पन्नों को हम बार बार पलटते रहेंगे तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इस समय भविष्य की ओर देखने की आवश्यकता है और एक व्यापक एकजुटता सारे सकारात्मक विचार के लोगों की, जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, आवश्यक है। तभी हम इन लोगों से मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि सारी पूंजी की सत्ता, राज सत्ता एक साथ है और जो पूंजी की सत्ता है वो इस राज सत्ता को बनाए रखने में उसका हित समझती है। इसलिए चाहे वो अमेरिका का साम्राज्यवादी पूंजीपति वर्ग हो या भारत का पूंजीपति वर्ग हो, दोनों के हित आपस में जुड़े हैं और भारत में इस प्रकार की सत्ताओं को बनाए रखने में ही उनका हित। तो ये चीजें भी समझना आवश्यक है। हम लोग किसी एक राजनीतिक दल को किसी एक घटना के आधार पर गलियाते रहें, वो एक किस्म की राजनीति हो सकती है, और मुझे लगता है उससे आगे निकलने की आवश्यकता है। यही बात कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आभार चंडालिया जी, आपने सही बात कही कि पिछली बातों को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है और हमको जो है नई बात और भविष्य की बात सोचनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है और नरेंद्र मोदी यही कर रहे हैं। 1947 की बात, 2047 की बात करते हैं, आज की बात नहीं करते हैं। तो और उन्होंने पहले भी मतलब जो 14-15 में जब राज शुरू किया था तो 22 में किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, जब नहीं हुई तो 2047 बता दिया और 2047 में पता नहीं वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे और हम भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कुछ पता नहीं। खैर, जो बात आपने कही वो बिल्कुल ठीक है और नई बात, पर बात यह है कि वो जब तक ये पुरानी चीजों से सबक नहीं लेंगे और उसी को दोहराते रहेंगे और उसको एक मुद्दा बना करके, उन्होंने भी ऐसा किया था, हम ऐसे कर रहे हैं, तो उससे फिर बात बनेगी नहीं। उससे सबक लेके आगे की बातें करने की जरूरत है। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अभी तक भी आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल महावीर संता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। हम मिलते हैं फिर किसी एक और वीडियो पर। सर, एक अपना बनाना है 26 ये तो बंद करने